क्या आपको भी बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती? तो चलें 60 सेकंड के अंदर समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने एक बर्तन के अंदर पानी भरकर रखा, जैसे कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपने उस पानी को हीट करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। प्रेशर कैसे बनेगा? जब आप हीट करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस बर्तन की दीवारों के साथ जाकर टकराते हैं और इनके टकराने की वजह से जो है इस कंटेनर के अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है। और जब ये बर्तन के अंदर मौजूद पानी का प्रेशर बाहर वाली आबो हवा के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उबलना शुरू हो जाता है। इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बटे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हमने 14.3 हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को डिस्कस करना है। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है मुख्तलिफ स्टेट का, मुख्तलिफ जो हालतें हैं उनका आपस में तब्दील होना। जैसे कि सॉलिड जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी के अंदर चेंज होना और पानी का जो है वो गैस के अंदर चेंज होना, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन। और फिजिकल स्टेट कैन बी अंडरस्टूड, कहते हैं जितनी भी फिजिकल स्टेट है उनकी जो है इंटर कन्वर्जन है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ की मदद से हम समझ सकते हैं, जिसको हमने किसके दरमियान में ड्रॉ किया है, इंटरनल एनर्जी की और टेम्परेचर पर। यहाँ पर आपको जो है वो बेटे इंटरनल एनर्जी नजर आ रही है और टेम्परेचर के दरमियान में यहाँ पर उन्होंने एक ग्राफ जो है वो बनाया है किसको समझने के लिए कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में जो है वो तब्दील होते हैं, इसको समझने के लिए। उसके बाद कहते हैं इसको सच अ ग्राफ इज कॉल्ड हीटिंग और कूलिंग कर्व। ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हीटिंग और कूलिंग कर्व का नाम देते हैं। अब ये ग्राफ के अंदर क्या बताया गया है, इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एट अ पॉइंट ए इज हीटेड, कहते हैं ए पॉइंट पे, जैसे कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बर्फ की ही एग्जाम्पल लेते हैं, ए पॉइंट पर वो मौजूद है और उसको हमने क्या करना है, हीट किया, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑन अटेनिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, अटेनिंग का मतलब हासिल करने के बाद, स्पेसिफिक खास टेम्परेचर हासिल करने के बाद, इट मेल्ट एज शोन बाय द पॉइंट बी, तो एक खास टेम्परेचर हासिल करने के बाद जो है मेल्ट करना शुरू कर देगी और ए से जो है वो बी के अंदर तब्दील हो जाएगी। और ए से बी के अंदर तब्दील होने को, सॉलिड को लिक्विड के अंदर तब्दील होने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं द पॉइंट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉलिड। ये जो बी पॉइंट है, ये जो सॉलिड हमारे पास मौजूद था उसकी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हियर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस एज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। अब कहते हैं ए को जब हमने हीट किया तो वो बी में तब्दील हो गया। अब हम अपनी मर्जी सिस्टम को हीट दे दें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड को लिक्विड के अंदर तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो इसी चीज को हमने जब लाइन बी से रिप्रेजेंट करी, ये लाइन बी सी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी सी लाइन बताई गई है। बी सी लाइन का मतलब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें मौजूद हैं। मतलब कि इस ए पॉइंट पर मौजूद चीज को हमने जब हीट करना है तो फौरन से जो क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब जब तक सारे का सारा जो सॉलिड है वो जब तक लिक्विड के अंदर मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक जितनी मर्जी हम हीट देते रहे, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा। When all the solid convert into liquid, जब तमाम का तमाम सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे बी से सी के दरमियान में सारे का सारा जो ठोस सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब देखें सी से दोबारा जो है वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है सिस्टम का। ठीक है, राइजिंग अगेन एज शोन इन द ग्राफ फॉर द पॉइंट बी, फॉर द पॉइंट सी एंड डी के, जैसे कि पॉइंट सी एंड डी में दिखाया गया है। At the temperature correspond to point D, the liquid start boiling। इस लाइन का क्या मतलब है, कहते हैं जब जैसे ही जो है वो पॉइंट सी से डी में चेंज होगा, तो जो लिक्विड है वो क्या करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड आ गया था ना, तो लिक्विड जो है वो बॉइल करना शुरू कर देगा। लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देगा। ठीक है, और दिस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और इसी को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस, जिसको हम लाइन ए और डी से अलाइन डी टू ई इन अ फिगर शो नो फर्दर राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग आफ्टर पॉइंट ई। दिस कर्व रिप्रेजेंट स्टेप फ्रॉम ए टू एफ इज द हीटिंग कर्व। इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग कर्व कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ क्या बात की गई है कि अब जितना भी हमने हीटिंग कर्व के बारे में पढ़ा ना, उसको थोड़ा सा समराइज
करते हैं। कहते हैं हमारे पास एक सॉलिड था, उसको हमने हीट करना शुरू किया, हीट किया तो वो सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू हुआ और बी के अंदर मतलब कि लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम जितनी भी हीट दे रहे थे ना सिस्टम को, वो सारी की सारी जो थी वो सॉलिड को लिक्विड के अंदर तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, अब ये बी सी लाइन बिल्कुल सीधी है, मतलब कि 20 पर आकर, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 20 लिखते हैं तो 20 पर आकर जो है टेम्परेचर जो है सिस्टम का रुक गया है। क्यों रुक गया है? क्योंकि सारी की सारी जो हीट है जो हम दे रहे हैं मुसलसल, वो जो है वो सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब जब सारे का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो अब जब हम हीट नीचे से मुसलसल मिल रही है तो क्या होगा, अगेन टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का इंक्रीज कर देगा और सिस्टम जो जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अब दोबारा से हम जितनी भी हीट दे रहे हैं उससे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा, बल्कि सारी की सारी जो हीट है वो जो लिक्विड है उसको बॉयल करवा कर गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फिर उसके बाद जो है वो डी से ई तक जो है वो टेम्परेचर अगेन सिस्टम का वहीं पर रुक जाएगा। दी गई हीट जो है वो क्या करेगी, जो है वो गैस सारे के सारे लिक्विड को जो है वो बॉयलिंग के जरिए गैस के अंदर तब्दील करने में लग जाएगी। उसके बाद जो ई पॉइंट पर जब सारे के सारी लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगी तो दोबारा ई से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वो हीट जो हम नीचे से दे रहे हैं वो दोबारा से जो है वो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। इसी को जो है वो हम हीटिंग कर्व्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, सेम ग्राफ दिखाया गया है, कैन बी स्टडी इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट एफ टू ए, इट इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। इसका क्या मतलब है? कहते हैं अगर हम इसी सेम ग्राफ को एफ से उल्टा, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी और ई, बी से ए की फॉर्म में जब इस ग्राफ को उल्टा स्टडी करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास जो था वो कूलिंग कर्व्स आ जाएगा। ए से बी, बी से सी, डी, ई और एफ में गए थे, ये हमारा क्या था, हीटिंग कर्व था। और जब हम एफ से उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कूलिंग कर्व आ जाएगा। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं इट इज कॉल्ड कूलिंग कर्व व्हेन द गैस प्रेजेंट एट द पॉइंट एफ इज कूल, इट इज टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। कहते हैं एफ पॉइंट पर जो गैस मौजूद है ना, जब हम इसको क्या करेंगे, कूल करना, ठंडा करना शुरू करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। एट द पॉइंट ई स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और पॉइंट ई पे वो सारे के सारा जो है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। इसी को हम कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफिकेशन पॉइंट भी कहते हैं। आपसे यहाँ से कंडेंसेशन पॉइंट या फिर लिक्विफिकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिस पर गैस जो होती है वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है, उसको हम लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं द टेम्परेचर विल हावर रिमेन कांस्टेंट। वही सेम बात, टेम्परेचर अब यहाँ पर आकर मुस्तकिल हो जाएगा तब तक जो है, जब तक सारी की सारी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो अगेन जो है सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। फर्दर कूल मतलब मजीद उसको ठंडा करते हैं तो क्या करेगी, लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देगी एट द पॉइंट सी एंड इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको फर्दर मजीद उसको हम ठंडा करेंगे। पहले गैस को ठंडा किया तो वो लिक्विड में चेंज होगी, अब मजीद गैस को ठंडा करेंगे तो जो गैस है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगी, और इसको हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द मेल्टिंग पॉइंट, और इसका वही टेम्परेचर होगा जो कि हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लाइन बी सी जो है वो शो कर रही है प्रोसेस ऑफ कूलिंग। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कूलिंग कर्व मौजूद है। ठीक है, एफ से ई में जब आए तो क्या हुआ, वो जो गैस थी हमारे पास उसको ठंडा किया, ठंडा करने पर जो है वो लिक्विफिकेशन, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर ई से डी तक का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सारी की सारी जो गैस है वो लिक्विड में तब्दील हो रही है। जब सारी गैस लिक्विड में तब्दील हो जाएगी और फिर मजीद टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, पर जब तक ये सारी की सारी जो है वो सॉलिड में तब्दील नहीं हो जाती तब तक जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर जब सारी चेंज हो जाएगी तो दोबारा से बी से ए के अंदर जो है वो सॉलिड के अंदर जो चीज़ जो है वो कन्वर्ट
हो जाएगी। तो ये हमारे पास हीटिंग और कूलिंग कर्व थे। के केस में क्या होता है, हीटिंग कर्व क्या शो करती है, द राइज ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने को शो करती है आइस के अंटिल इट रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वो जब तक कि वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच नहीं जाती, देन इट रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल द आइस मेल्ट इनटू लिक्विड। और फिर जब तक कि सारी जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक उसका टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। फर्दर हीटिंग अगर उसको करते हैं तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इट रीचेज 100, जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कॉन्स्टेंट, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और जो लिक्विड वाटर है वो स्टीम के अंदर जो है वो भाप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं अ कूलिंग कर्व फॉर वाटर विल ऑल शो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, कि जो कूलिंग कर्व है वाटर का विल शो दिखाता है द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, भाप के टेम्परेचर को डिक्रीजिंग कम हो रहा है अंटिल इट रीचेज द 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड देन इट रिमेन कॉन्स्टेंट, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर ये कॉन्स्टेंट मुस्तकिल हो जाता है। वाइल द स्टीम कंडेंस टू लिक्विड वाटर, जब तक कि सारी की सारी जो स्टीम भाप है वो कंडेंस होकर ठंडी होकर लिक्विड वाटर के अंदर तब्दील नहीं हो जाती। तो ये वो सारी की सारी बातें जो हमने ग्राफ के अंदर पीछे डिस्कस की है वही सारी जो है वो बार बार यहाँ पर रिपीट की गई हैं। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक के अंदर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो आपने इसको याद कर लेना है अच्छे से। सबसे पहले तो आप देख लें बेटे, आपने ये सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो नहीं करना, आप अपनी बुक के ऊपर क्रॉस कर लें, ठीक है। जो मेन हमने एवेपोरेशन और बॉइलिंग वाला करना है वो हमने ये डिफरेंस करना है, तो बोर्ड में आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में पहले भी पढ़ लिया है कि एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब पानी है या कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस से मुसलसल तौर पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस की शक्ल इख्तियार कर कर जो है आबो हवा के अंदर जाते रहते हैं हर टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। तो एवेपोरेशन क्या है? इट इज़ द सरफेस फिनोमेना, ये एक सतह पे होने वाला फिनोमेना है, अमल है। इट अकर स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये आहिस्ता आहिस्ता और लिक्विड की जो है सरफेस के ऊपर होता है। इट अकर इन ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, ठीक है, लेकिन हर टेम्परेचर पर ये काम हो रहा होता है। लेकिन इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन का जो अमल है वो तेज हो जाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस कूलिंग, एवेपोरेशन के अमल में हमें जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। एवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? मिसाल के तौर पर आपके पास एक मिसाल था, ठीक है, उसके अंदर क्या किया आपने, पानी रख दिया। अब उस बर्तन के अंदर पानी रखने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जिनकी जो एनर्जी जो होगी ना वो ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, नीचे से जो है वो निकल कर, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो इस तरह करके जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, हवा के अंदर जो है वो हमारे पास बाहर जो आबो हवा है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसके अंदर यहाँ से जो बाहर हवा के अंदर चले जाएंगे। अब जिनकी एनर्जी जो थी वो हाई थी वो तो यहाँ से बाहर निकल गए। अब जो पीछे बच गए हैं वो तमाम वो वाले बचे हैं जिनकी जो है वो एनर्जी क्या है, यहाँ पर कम है। तो जब एनर्जी कम वाले इस कंटेनर के अंदर मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कूलिंग महसूस होगी। इसी तरीके से मिट्टी के बर्तनों के अंदर भी पानी जो है वो ठंडा होता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो है वो अभी भी गाँव के इलाकों में जो है वो मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। पानी का जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और पानी जो है वो हमें ठंडा महसूस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एवेपोरेशन से हमें कूलिंग प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इट रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। अब कहते हैं जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है ना, इसके परफॉर्म होने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि लिक्विड के अंदर से ही मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई, हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स थे उनके पास पहले से ही एनर्जी मौजूद थी और उन्होंने उसी एनर्जी को इस्तेमाल किया और जो है वो लिक्विड की सरफेस से जो है वो एस्केप करके एवेपोरेट होकर आबो हवा के अंदर चले गए। तो इसलिए वो जितनी एनर्जी उन्हें एवेपोरेशन के लिए चाहिए थी वो मॉलिक्यूल के पास पहले ही मौजूद थी, इसलिए तो वो नीचे से उठकर पानी की सरफेस के ऊपर आए थे।
अब क्या है बॉइलिंग क्या होती है? अ फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू अ गैस। ठीक है, अब फेज चेंज होता है जब एक लिक्विड जो होता है वो किसके अंदर तब्दील हो जाता है? गैस के अंदर। थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल, और पूरे लिक्विड के अंदर जो होते हैं वो बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। एट ए डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक खास बैरूनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इस चीज का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने एक बर्तन के अंदर पानी भरकर रखा, जैसे कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब आपने उस पानी को हीट करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। प्रेशर कैसे बनेगा? जब आप हीट करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस बर्तन की दीवारों के साथ जाकर टकराते हैं, और इनके टकराने की वजह से जो है इस कंटेनर के अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है। और जब ये बर्तन के अंदर मौजूद पानी का प्रेशर बाहर वाली आबो हवा के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल इसी तरह का कि इट अकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर, ये एक खास टेम्परेचर और एक नॉर्मल प्रेशर पर होता है। इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। बॉइलिंग से कभी भी कूलिंग नहीं होती, क्योंकि बॉइलिंग का प्रोसेस होता ही हीट देने से है। तो जब हम नीचे से हीट देते जा रहे हैं किसी भी लिक्विड को किसी भी लिक्विड को, तो उसके अंदर कूलिंग ठंडक कहाँ से आएगी, जबकि हम उसको हीट दे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। इट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। इसको जो है परफॉर्म करने के लिए, बॉइलिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें बाहर से हीट की जरूरत होती है। जैसे कि हम किसी बर्तन के अंदर पानी भरकर रखते हैं, वो तब तक बॉयल नहीं होता जब तक कि हम उसको उसके नीचे जो है वो चूल्हे की आग नहीं जला देते, या उसको जब तक हम उसको आग या फिर कोई भी हीट का सोर्स नहीं प्रोवाइड करते, तब तक बॉइलिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस था कि एवेपोरेशन के लिए हमें एक्सटर्नली कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हमें बॉइलिंग के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, कि बॉइलिंग और एवेपोरेशन के रेट के ऊपर जो है एक्सटर्नल प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। रेट ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर टू विच द लिक्विड इज सब्जेक्टेड। जो एवेपोरेशन और बॉइलिंग है ना, इन दोनों के जो रेट हैं वो जो है अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं बाय द वेरिएशन, जब हम तब्दीली करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर। ठीक है, रेट ऑफ एवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं, तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। इफ अ लिक्विड इज इन अ ओपन कंटेनर, अगर हमने जो लिक्विड है उस खुले बर्तन के अंदर रखा हुआ है, मोस्ट द मॉलिक्यूल दैट एस्केप इनटू द वेपर फेज विल नॉट रिटर्न टू द लिक्विड फेज। जब हमने उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया और उसको खुला छोड़ा हुआ बर्तन को, तो उसके अंदर से रूम टेम्परेचर पर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, या जो भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां से एवेपोरेट होकर निकल कर जाएंगे, एस्केप होकर निकल कर जाएंगे, वो दोबारा तो वापस नहीं आएंगे लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, इंस्टेड दे विल डिफ्यूज थ्रू द एटमॉस्फेयर अवे फ्रॉम द कंटेनर। तो वो कंटेनर से दूर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर विल फोर्स दीज मॉलिक्यूल्स टू रिटर्न बैक टू द लिक्विड सरफेस, मेकिंग एवेपोरेशन डिफिकल्ट। एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ा देंगे तो वो इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स करेगा, ठीक है, मजबूर करेगा कि वो रिटर्न बैक हो जाएं टू द लिक्विड की फॉर्म में दोबारा वापस आ जाएं, जिसकी वजह से एवेपोरेशन जो होगी हमारी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन अ लिक्विड बॉयल, जब लिक्विड बॉयल करता है, बबल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कंटेनर। तो जिस कंटेनर के अंदर हम उसको रख कर बॉयल कर रहे होते हैं, उसका जो है उसके अंदर बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट टिल द लिक्विड बॉयल ओवर। जब तक के सारे का सारा लिक्विड जो है वो बॉयल नहीं हो जाता, तब तक जो है वो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता नहीं है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपने बेटा ये सारा नहीं करना, आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक पहले करना है, और उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन के तौर पर। इफ़ यू मैयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द कराची, कहते हैं अगर आप कराची के अंदर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मैयर करते हैं तो वो 100 आता है। हाउ एवर ताहम इफ़ यू विल मैयर दिस बॉइलिंग पॉइंट एट मरी इट विल बी 98। तो कम कैसे हो गया, मतलब हमारे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है, तो 98
डिग्री पे कैसे चला गया? उसकी वजह क्या है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज लोअर, क्योंकि मरी के अंदर जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है देन दैट इन द कराची, कराची की निस्बत। क्यों? क्योंकि मरी जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका जो होता है वो मैदानी इलाकों से थोड़े ऊंचे इलाके होते हैं। तो मैदानी इलाकों के जो लोग होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स का, आपको पता है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लेयर्स मौजूद है। तो जो मैदानी इलाकों के, जैसे कराची के अंदर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा लेयर्स का प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो जब हम मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू मैदानी इलाकों के कम लेयर्स का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जल्दी बॉयल कर जाता है। सो वी फाइंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट हैज़ डिक्रीज एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने ये देखा कि जब जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद आबो हवा का प्रेशर जो है वो कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है जो वो कम हो जाता है। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नए टॉपिक के साथ जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर। अल्लाह हाफिज़।